हे व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कंपाइल करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशा की क्लास नंबर 69। इससे पहले तक हम लोग 68 क्लासेस को कर चुके हैं। कल तो हम लोगों ने 2 क्लासेस एक साथ की थी, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 69। ह्यूमन बीइंग लैक्स द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। क्या मतलब हुआ इसका? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान है, जो मानव है, उसके पास सेल्यूलोज को पचाने के एंजाइम नहीं होते। हालांकि एक बैक्टीरिया होता है, वो भी ऐसे नहीं पाया जाता। थोड़ा बहुत बच्चों में वो दे दिया जाता है, वर्म पायरिला नाम का बैक्टीरिया, और कुछ चौपायों में वो बैक्टीरिया होता है। तो उनका काम होता है सेल्यूलोज का डाइजेशन करना, ठीक है। वो भी अभी ऐसा नहीं कि बहुत कोई कंफर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी इसकी कोई रिसर्च किसी तरह की नहीं आई है, लेकिन बस बोला जाता है। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली लैक्स द एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। स्पिंडल फाइबर, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट देयर काइनेटोकोर। सुनते चलना बस ध्यान से। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट देयर काइनेटोकोर, मतलब जब स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट होता है क्रोमोसोम में, तो वो जुड़ते कहाँ हैं जाके? तो काइनेटोकोर के माध्यम से वो जाकर जुड़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है बेटा? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरआरएनए। या तो राइबोसोमल आरएनए बोलो या आरआरएनए बोलो। आर बोले तो राइबोसोमल, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का क्या कार्य होता है? राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है? एनाफेज सेकंड में। सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है? एनाफेज सेकंड में। सुनते चलना बेटा ध्यान से। सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है? एनाफेज सेकंड में। ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली, ध्यान देना बेटा, ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली क्या हो सकता है? दैट इज अ लाइसोसोम। याद होगा आपको, टोनोप्लास्ट पाई जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी कोशिका में सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली कौन है, आप बोलोगे लाइसोसोम। लाइसोसोम के चारों ओर की जो कवरिंग है दैट इज टोनोप्लास्ट, तो वो सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम लोग आते हैं वापस से कहाँ पर? फ्रॉग का डेवलपमेंट देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको जाइगोट मिल जाएगा, कोई नई बात नहीं। अच्छा, फ्रॉग में ये बताना हमको कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। फ्रॉग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 69 में लास्ट में आप हमको बताना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिछली बार में केवल 14 लोगों ने आंसर दिया है और इस समय 48 लोग हैं टोटल, तो ये गलत बात है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उत्तर जरूर दिया करें, चोरों की तरह बचने का प्रयास ना किया करें। और ये तो बिल्कुल मत सोचा करें कि हम अलग से लिख के क्या करेंगे जब सब लोगों ने उत्तर दे दिया है। हम आपकी उंगलियों को याद कराना चाहते हैं, उनकी मसल मेमोरी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर किया करें, ठीक है। तो जाइगोट हो गया बेटा, जाइगोट के बाद हो गया अर्ली क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज स्टार्ट हो गया। क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद हमने बताया आपको MBG, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। MBG दैट इज मारुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, क्लीवेज स्टार्ट हुआ, मारुला स्टेज आई, ब्लास्टुला स्टेज आई, गैस्ट्रुला स्टेज आई। अब जब गैस्ट्रुला हो गई तो आपको बता दें बेटा, जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन वो गैस्ट्रुला में ही होता है, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन होता है वो गैस्ट्रुला में ही होता है। आप पूछोगे सर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? हम बताते हैं आपको। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का विभाजन। यानी कि 3 प्राइमरी जर्म लेयर का डेवलपमेंट गैस्ट्रुला में ही होता है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा।
ठीक है, इसीलिए देखो हम स्पीड ज़्यादा नहीं रखते ताकि कोई भी बच्चा ये ना कह पाए कि सर आपने इंग्लिश में पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। हम इंग्लिश को भी ऐसे बोल देते हैं ताकि आपको हिंदी सी महसूस हो, ठीक है ना। तो जाइगोट हुआ, अर्ली क्लीवेज हो गया, मारूला बन गया, ब्लास्टुला बन गया, गेस्टुला बन गया। गेस्टुला के बाद गेस्टुलेशन की प्रक्रिया के दौरान 3 जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 ये बन गई। ठीक, अब क्या होगा, पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज। पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में अंगों का निर्माण होता है। पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में किसका निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। तो अगर अंगों का निर्माण होता है पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में, तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है ऑर्गेनोजेनी। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनोजेनी। क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनी। बस खत्म काम। अब उसके बाद टेडपोल बन जाएगा। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसमें लार्वा बनता है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें लार्वा नहीं बनता उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये तो पता ही है आपको। और उसके बाद जब लार्वा बन गया, आपने देखा भी तो होगा, देखो हम आपको थोड़ा सा बना के बताते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है, होता है कि नहीं, और हल्का से यहाँ से निकला होता है, यहाँ से निकला होता है। हम तो जब छोटे थे तो हम तो सोचते थे कि ये मछली, हम उठा के ले आते थे और बोतल में भर के रख लेते थे। फिर बहुत गरियाए जाते थे कि समझाते थे ये लोग कि नहीं बेटा ये मेंढक है, मेंढक है। भाई मम्मी पापा लोग सब गांव से बैकग्राउंड से तो सब जानते थे कि ये मेंढक है, मेंढक है। हम लोग जानते नहीं थे, शहरी आदमी, तो ये सोचते थे कि ना ये भी मछली ही है, देखो भाई इसमें पंख है, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला। तो हम लोग सोचते थे कि ये क्या है, मछली है, फिश है। बट वो क्या था, टेडपोल लार्वा। क्या था, TADPOLE। टेडपोल किसका लार्वा था, मेंढक का। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता था तो मेंढक बन जाता था, तब बोतल से फेंक के आते थे बाहर। ठीक है, आई बात समझ में। तो टेडपोल जो है एक लार्वा है, थैंक यू। टेडपोल जो है वो लार्वा है, और वो लार्वा जहाँ जहाँ बनेगा, जिस भी एनिमल के मेटामॉर्फोसिस के या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान लार्वा बनेगा, वो सारा का सारा बेटा क्या होगा मालूम आपको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब क्या, बस खत्म काम। फिर उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या बनेगा, एडल्ट फ्रॉग। तो बस ये चीज़ थी। अब आ जाओ दूसरी स्लाइड में, ध्यान देते चलना बस। अच्छा देखो, जो बोला था वो आगे लिख भी दिया, याद आ गया। डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग इज इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिक, अब मुर्गों में क्या लार्वा आपने देखा है, नहीं देखा, तो मुर्गों में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना कहीं, और आप हमको वीडियो के लास्ट में बताने की कोशिश भी करना कि ग्रे क्रेसेंट क्या होता है। इतना हम आपको बता दे रहे हैं, ये केवल वर्टिब्रेट के यानी कॉर्डेट के अंतर्गत वर्टिब्रेट के एग में पाया जाता है। सो यू हैव टू जस्टिफाई अबाउट द ग्रे क्रेसेंट, इसको डिस्क्राइब करना बेटा वीडियो के एंड में। तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक पहला वाला क्वेश्चन वो जो हमने आपसे पूछा, और दूसरा ये ग्रे क्रेसेंट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। कह रहे जो फ्रॉग का टेडपोल होता है यानी कि लार्वा होता है, वो श्वसन किन किन माध्यम से करता है, तो आप बोलोगे वो त्वचीय श्वसन तथा गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करता है, यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड गिल रेस्पिरेशन। ठीक है ना, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा तथा गिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 299, ड्यूरिंग मेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस के दौरान फ्रॉग की जो टेल होती है वो कहाँ चली जाती है। जब मेटामॉर्फोसिस, हमने वो चित्र बनाया था वो याद है ना, ऐसे ऐसे करके लंबा वाला, तो पूछते हैं कि वो जो मेंढक की पूंछ होती है, जब उसके टेडपोल, उसके लार्वा में वो जो पूंछ होती है वो चली कहाँ जाती है। तो आपको बता दें, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है फ्रॉग का, तो वो जो पूंछ है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती, और रीएब्जॉर्ब होके वो एनर्जी प्रोवाइड करती, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फैट का स्टोरेज होता है, तो वो एनर्जी, प्रोटीन का स्टोरेज होता है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है टेडपोल को डेवलप होने में, मतलब क्या करने में, लार्वा से एडल्ट बनने में हेल्प करती। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 300 नंबर पे।
ह्यूमन का प्लेसेंटा। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्क्वाइडल, एक करेक्टर वो था, और दूसरा करेक्टर है हीमोकोरियलिस। भूलना नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? हीमोकोरियलिस प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन। हीमोकोरियलिस प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन। चलो आगे बढ़ो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नोटोकॉर्ड जो है हमारी कुल मिलाकर कितनी जर्म लेयर होती है राजा बेटा? 3 जर्म लेयर होती। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। ठीक है, बार बार आपसे घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे कि क्या कौन कौन से ऑर्गन एक्टोडर्म से बने, कौन कौन से मीजोडर्म से बने, कौन कौन से एंडोडर्म से बने। आई बात समझ में? तो नर्वस, ध्यान देना, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बना है। नोटोकॉर्ड इज डेवलप्ड और डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जबकि नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट का एक्टोडर्म से बना। किससे बना राजा बेटा? एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट का किससे बना हुआ है? हम आपको पता है एक ट्रिक बता देंगे, BERS। अभी नहीं बताएंगे, वो हम अगली या इसके बाद वाली 2-3 स्लाइड में क्लियर कर देंगे, ताकि आपको ये हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या बनता है। ये चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, ये एक स्लाइड में ही सीधे तैयार करा देंगे, उसके लिए कतई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे आओ। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। ध्यान देना बेटा, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 303, जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, हम भी एक बार आपसे पूछ चुके हैं, और अगर इंटरव्यू होता है TGT का उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है कि सेल डिवीज़न और क्लीवेज में क्या अंतर है, कोशिका विभाजन तथा कोशिका विदलन में क्या अंतर है। ध्यान देना, क्लीवेज, डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड सब्सीक्वेंट सेल ऑफ एम्ब्रियो अप टू कंप्लीशन ऑफ ब्लास्टुला स्टेज। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। कौन सी वाली? पुरानी वाली स्लाइड पे। देखो इधर आओ बेटा, जाइगोट था, जाइगोट के बाद अर्ली क्लीवेज, अर्ली क्लीवेज के बाद मॉरुला, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला। सुनत चलिए लल्ला, ये यहाँ तक, ये है क्लीवेज। अब बात समझ में आई? अब आप शायद ही भूलोगे कभी। ठीक है, कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्लीवेज में और सेल डिवीज़न में क्या अंतर है, तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको सीधे बोलना है जाइगोट के डेवलपमेंट से लेकर के ब्लास्टुला स्टेज तक शब्द क्लीवेज का प्रयोग किया जाता है, तत्पश्चात कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? चलो अच्छा, हाँ देखना बेटा, कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डिवीजन हो जाए, एंड सब्सीक्वेंट सेल ऑफ एम्ब्रियो अप टू कंप्लीशन ऑफ ब्लास्टुला स्टेज, ये तो हो गया क्लीवेज। अब देखो नीचे हमने हिंदी भाषा में इसलिए शुद्ध शुद्ध लिख दिया है कि शब्द क्लीवेज केवल ब्लास्टुला तक, उसके बाद सेल डिवीजन। जब आप पढ़ोगे ना कायदे से 3-4 चीज़ों को, तो आपको लगेगा हाँ ये बिल्कुल सही है। एक अल्टीमेट सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है स्टडी में, कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर आप रामायण और महाभारत उसके सामने बोलने लगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो इंटरव्यूअर जो ले रहा था आपका इंटरव्यू, वो समझ जाता है कि यू आर मेकिंग फूल, वो जान जाता है कि आप 1 लाइनर में नहीं बता पा रहे हो। तो हमने आपको सीधे सीधे बता दिया। अब आपको इसी शब्द का प्रयोग करना है कि बेटा बड़े बड़े लोगों से पूछ लेना, अपने आसपास के जो तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना, उनको विदलन और कोशिका विभाजन में अंतर पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आपको समझा चुके हैं कि नहीं, कि कहाँ से बेटा, जाइगोट से लेकर के ब्लास्टुला स्टेज तक क्या कहलाता राजा बेटा, क्लीवेज। देन आफ्टर, यानी फ्रॉम द गैस्ट्रुलेशन वी कैन से दैट इट इज अ सेल डिवीजन प्रोसेस। शब्द क्लीवेज केवल ब्लास्टुला तक, उसके बाद सेल डिवीजन। तो ये थी अपनी स्लाइड,
और बहुत इसीलिए हमने बहुत धीमे धीमे बहुत आराम से पढ़ाई, बहुत सोच समझ के पढ़ाई, और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अभी हम आपको एज ए PDF तुरंत सेंड करे दे रहे हैं और वीडियो भी अपलोड करे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इसके बाद कल आपको 70 दे देंगे, उसके बाद मेरे पास केवल 30 वीडियोस बचेंगी। तो हमारी ये वन लाइनर सीरीज़ ख़त्म, उसके बाद हमारी और आपकी जयराम जी की, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो सारा का सारा मटेरियल इसी वन लाइनर के थ्रू ही हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सारा का सारा मटेरियल के पहले ही भी हमने मना किया था कि हम सिलेबस नहीं कंप्लीट कराएंगे। हमारा काम है इंपॉर्टेंट सेक्टर को आपको प्रोवाइड करा देना, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए। तो अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि जब तक ये सीरीज़ नहीं खत्म हो जाती, इस सीरीज़ को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और आप भी ये नोटिस कीजिएगा कि इस सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कुछ तो रटने वाले हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो एज इट इज़ आएंगे, तो वो आपको रटाना आवश्यक है। लेकिन हर क्वेश्चन में अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्वेश्चन से 2-2 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और इसके बाद 70 नंबर की वीडियो देने के बाद केवल 30 मेरे पास रह जाएंगी। बस उसके बाद से आपका सिलेबस मेरे हिसाब से कंपाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ते चलना। अब जो क्वेश्चंस डालेंगे थोड़ा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि हम लोगों ने फाइलम वगैरह भी काफ़ी कवर कर लिए हैं, प्लांट भी काफ़ी कवर कर लिया है, लोअर प्लांट भी काफ़ी कवर कर लिया है। तो अब मेरे पास जो सबसे मेन सेक्टर बचता है प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी। और देखा जाए तो एनाटॉमी के भी बहुत क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, कैम्बियम, कॉर्क, डर्मेटोजन, फेल्लम, फेल्लोजन, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिथ, स्टील, साइफनो स्टील, प्रोटो स्टील, ये सब पढ़ा चुके हैं इसी वीडियो, इन्हीं सब लेक्चर्स के थ्रू। तो अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस में करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। मार्फोलॉजी आपकी हमने पूरी लगभग कंप्लीट कराई दी, इतने क्वेश्चन उसके करा दिए हैं कि सफिशिएंट है, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।